everyone. Today we'll be starting with the periodic classification chapter. ठीक है, तो 1800 में केवल 31 एलिमेंट्स पता थे हमें और 1865 तक 63 हो गया. तो मैं कैसे याद रखती हूँ कि 65 ईयर्स में 63 एलिमेंट्स पता चल गए. ठीक है, प्रेजेंटली 114 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हम जानते हैं और 118 को हमने अच्छे से डिस्कवर कर लिया. ठीक है, मतलब 118 तो हमें पता है, प्रिडिक्ट भी है, डिस्कवर्ड भी है, और 114 की हम केवल प्रॉपर्टीज़ जानते हैं. लास्ट के 4 की हम प्रॉपर्टीज़ नहीं जानते. अब देखो 7 पीरियड्स होते हैं. फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स, सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स, थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स, फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स, फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स, सिक्स्थ में 32, सेवन्थ में इनकम्प्लीट. तो सिक्स्थ जो है थियोरेटिकल मैक्स सिक्स्थ पीरियड है, बिकॉज भले ही सेवन्थ पीरियड में और भी ज़्यादा एलिमेंट्स हो, बट थियोरेटिकल मैक्स देखें तो सिक्स्थ पीरियड. देखो एक चीज़ कंसिडर कर रहे हैं हम, जो लैंथेनाइड्स हैं हमारे, है ना, उसको भी हम सिक्स्थ पीरियड में काउंट कर रहे हैं. तो हम केवल जो बेरियम के बाद जो टेबल स्प्लिट होती है वहाँ से जो नीचे एलिमेंट्स जाते हैं उन सबको भी इंक्लूड कर रहे हैं. शायद एक्टिनाइड्स और जो एंड के एलिमेंट्स हैं 114 के बाद वो इनकम्प्लीट हैं, इसलिए सेवन्थ पीरियड थियोरेटिकल मैक्स नहीं है. 58th एलिमेंट क्या है? सीरियम है. 71 क्या है? लुटीशियम है. तो ये लैंथेनाइड्स जो है 58 से 71 तक जाते हैं. तो तुम खुद ही सोचो 58 to 71, तो 13 लैंथेनाइड्स है. 13 नहीं 14 होंगे. आई जस्ट चेक इन, टेल यू 1 सेकेंड. हाँ, तो देयर आर 14 lanthanides and 14 actinides. Lanthanides start from cerium which is 58 and end at lutetium which is 71. तो अगर तुम देखो तो ये गैप केवल 13 के लिए काउंट करता है, राइट. बट एक्चुअलिटी में क्या है कि एक एलिमेंट जो है, हम फर्स्ट एलिमेंट को तो काउंट ही नहीं कर रहे हैं, हम केवल उनका डिफरेंस देख रहे हैं. मतलब हम फर्स्ट को इग्नोर कर रहे हैं, तो उसको भी ऐड करो, 14 हो जाएगा. सेवन्थ पीरियड के एक्सटेंशन में क्या आते हैं? एक्टिनाइड्स आते हैं. 90 थोरियम टू 103 LR. Lawrencium. Okay, actually there's something pretty interesting about it. If you've ever seen the YouTuber Vsauce, right? So his name is made of vanadium, sulfur, gold and cerium. He himself said vanadium, sulfur, gold and cerium. Vsauce. Isn't it cool? You know what? I'm just confused कि कितने lanthanides कितने actinides होते हैं. वो actual में D block से मैं check करती हूँ. Okay, in your D block textbook, it is clearly written that the F block consists of 2 series lanthanoids, the 14 elements following lanthanum, and actinoids, the 14 elements that are following actinium. So actinium and lanthanum are not part of lanthanides. It's after them that you have lanthanides and actinoids, and there are 14 elements. So definitely cerium is the first lanthanoid and thorium is the first actinoid, not lanthanum and actinium. यहाँ पे देखो ईयर, पर्सन, डिस्कवरी, ड्रॉबैक, ये 4 चीज़ें देखते हैं. सबसे पहले डॉबरैंडर, इनने ट्रायल्स बनाया कि 3 एलिमेंट्स विद सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. मिडिल एलिमेंट का मास क्या है? बाकी दोनों का एवरेज है. इसमें केवल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तीनों की पैर थी. फिर कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, इन तीनों की पैर थी. और तीसरी फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. बस 3 ही ट्रायल्स बना पाए, फ्लॉप. 1862 चैंकाउटिस फ्रेंच जियोलॉजिस्ट थे. उन्होंने क्या बनाया? सिलेंड्रिकल पीरियोडिक टेबल, जो कि बहुत ही अत्यधिक फ्लॉप थी बिकॉज बहुत ही अजीब थी पीरियोडिक टेबल थी. फिर न्यूलैंड्स की बात करते हैं. 1865 में आए, इंग्लिश केमिस्ट थे. ये क्या थे? पियानिस्ट भी थे. तो इन्हें क्या बनाया? मैंने एलिमेंट्स अरेंज इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, एवरी 8th एलिमेंट इज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट. यहाँ पे सब कुछ एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग हो रहा था, बाय द वे. तो लिथियम फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 सोडियम सिमिलर. फिर सोडियम को फर्स्ट मानो, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 पोटेशियम सिमिलर. तो ये न्यूलैंड्स ऑक्टेव थे. ठीक है, पर ये केवल कैल्शियम तक काम किया और तब तो नोबल गैसेस वगैरह थी भी नहीं, तो आराम से मतलब काम चल गया. बट अब तो ये बिल्कुल नहीं काम करेंगे. ये केवल कैल्शियम तक वाले थे तब भी. मेंडेलीव की बात करते हैं. रशियन केमिस्ट थे. मेयर जो थे जर्मन केमिस्ट थे. दोनों ने जो है एलिमेंट्स अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, सिमिलैरिटीज एट रेगुलर इंटरवल्स. ये इंटरवल जो थे न्यूलैंड के इंटरवल से डिफरेंट थे पहले. तो ये मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ क्या था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास. तो ये बाद में एडिट हो गया था, बट उन्होंने एटॉमिक मास को मेजर फंडामेंटल चीज़ बताई थी. ड्रॉबैक, मेंडेलीव समटाइम्स इग्नोर द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स. जैसे कि उन्होंने क्या किया था, जो ग्रुप 7 है, आयोडीन को ग्रुप 7 में डाला और टेलुरियम को ग्रुप 6 में डाला, जो कि जबकि आयोडीन का मास टेलुरियम से कम है ना. तो ये अब भी ट्रू है, टेलुरियम आयोडीन से पहले आता है. बट हमारी जो अब वाली पीरियोडिक टेबल है दैट इज़ नॉट बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, तो इसीलिए चलता है. वहाँ पे उन्होंने ये नहीं कहा कि एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज किया, उन्होंने कहा कि एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में अरेंज किया. बट मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल के हिसाब से गलत था. आयोडीन टेलुरियम के बाद कैसे आ रहा था जब उसका मास कम है. ऑलराइट, नाउ लेट्स प्रोसीड टू द बेस्ट फीचर.
structure of Mendeleev's periodic table. So what happened was he left gaps for undiscovered elements and he predicted their properties. ठीक है, तो जैसे अंडर एल्यूमिनियम के नीचे क्या आता है, गैलियम आता है, तो आज जिसे गैलियम बोलते हैं, बट उसका नाम एका एल्यूमिनियम रखा था। एका वॉज अ संस्कृत वर्ड, एक एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम के नीचे एक प्लेस नीचे गैलियम। तो प्रिडिक्टेड एटॉमिक वेट जो था गैलियम का वो एक्चुअल एटॉमिक वेट से कम प्रिडिक्ट किया था। सेकेंड जो प्रिडिक्टेड डेंसिटी थी वो इक्वल टू एक्चुअल डेंसिटी, जो कि मार्वलस चीज़ है बिकॉज गैलियम इज वन ऑफ द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एलिमेंट, इट मेल्ट्स इन योर हैंड, राइट। और प्रिडिक्टेड मेल्टिंग पॉइंट एक्चुअल मेल्टिंग पॉइंट के बराबर था, विच वॉज क्रेजी बिकॉज एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। मेल्टिंग पॉइंट से सो मच प्रिसिजन डेफिनेटली फॉल, so he did that and that I think was a crazy thing। उसके बाद जो है सिलिकॉन के नीचे, तो इसीलिए याद रखो कि बहुत मतलब जो डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट एलिमेंट्स थे और जिनका मतलब कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था कि एल्यूमिनियम जैसे हाई मेल्टिंग पॉइंट के एलिमेंट के नीचे इतना ज़्यादा लो मेल्टिंग पॉइंट वाला एलिमेंट होगा, वो भी मेंडेलेव ने प्रिडिक्ट किया था। तो दैट वे यू कैन रिमेंबर। देन वी हैव एका सिलिकॉन जो कि आज जर्मेनियम कहलाता है, सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम, ये भी एक बहुत क्रेजी एलिमेंट है। इसका तो प्रिडिक्टेड एटॉमिक वेट एक्चुअल एटॉमिक वेट के बराबर था, प्रिडिक्टेड डेंसिटी जो थी एक्चुअल डेंसिटी से ज़्यादा थी, और प्रिडिक्टेड मेल्टिंग पॉइंट भी ऑलमोस्ट एक्चुअल मेल्टिंग पॉइंट के बराबर ही था, जो कि एक हाई मेल्टिंग पॉइंट है। तो जर्मेनियम भी एक बहुत क्रेजी एलिमेंट है बिकॉज उसको हर जगह हम सेमीकंडक्टर्स में यूज़ करते हैं। तो ऑब्वियसली बीइंग एबल टू प्रिडिक्ट सच अ सेमीकंडक्टर एलिमेंट विद सो मच प्रिसिजन इज ऑल्सो लाइक एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। अब मोजली की बात करते हैं, जो इंग्लिश फिजिसिस्ट, ऑब्जर्व रेगुलरिटीज़ इन कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रा। इन्होंने देखा कि रूट वी वर्सेस जेड, मतलब फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर की तो स्ट्रेट लाइन आ रही थी, पर फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक मास की जो थी स्ट्रेट लाइन नहीं थी। तो इन्होंने प्रेडिक्ट किया कि एटॉमिक नंबर जो है वो ज़्यादा फंडामेंटल है कंपेयर टू एटॉमिक मास। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। तो ये एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पीरियोडिक फंक्शंस है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की, वो इस चीज़ के पीरियोडिक फंक्शन है, वो किसके, एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन है। नेक्स्ट वी हैव पीरियोडिक टेबल, जो ओल्ड मेंडेलीव थी और न्यू मॉडर्न थी। मेंडेलीव में हॉरिजॉन्टल रोज को सीरीज कहते थे और न्यू पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स कहते हैं, है ना। जैसे ओल्ड अगर देखो तुम तो 1A 2A 3A 4B, 3 तक तो तुम्हें पता है कि क्या है, नहीं सॉरी 2 तक तुम्हें पता है कि मेंडेलीव नॉर्मल पीरियोडिक टेबल में क्या है, बड़े बड़े कॉलम्स है ना, तो उनको तो 1A और 2A कहते हैं। फिर थर्ड से जो है ट्रांजिशन वाले शुरू होते हैं, तो 3B 4B 5B 6B 7B 8B में 8 9 10 तीनों आ जाते हैं। उसके बाद 11 इज़ 1B एंड 12 इज़ 2B। फिर 13 से अगेन तुम्हें पता है कि ग्रुप्स तुम्हें बड़े बड़े दिखते हैं, तो वो 3rd A 4th A 5th A 6th A 7th A और 18th को हम 0 ग्रुप कहते हैं। तो ये मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल की खासियत है। और इसमें एक चीज़ याद रखना कि 8th B ग्रुप जो इसमें 8 9 10 तीनों ग्रुप्स आते हैं, मोज़ले की पीरियोडिक टेबल मोज़ले में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आता है, ठीक है, नॉर्मल। फिर वर्टिकल कॉलम जो होते हैं मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल में उसे ग्रुप्स या फैमिली कहते हैं, ठीक है, और न्यू में भी उसे ग्रुप्स या फैमिली कहते हैं बिकॉज वो फैमिली है, बिकॉज उनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत सिमिलर है। IUPAC नंबरिंग जो है ग्रुप्स की 0 1 2 3 8 तक जाती है। मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल में 8 इज़ द मैक्सिमम नंबर, उसके बाद फिर 1B 2B फिर 3A 4A 5A 6A 7A फिर उसके बाद 0 ग्रुप, ठीक है, 8A ग्रुप नहीं है, 0 ग्रुप ही है वो। और इधर 1 2 3 18 तक जाती है। सीरीज पीरियड्स में मेंडेलीव में 12 पीरियड्स थे और इस पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स थे। तो आई विल जस्ट शो यू बोथ द पीरियोडिक टेबल्स। दिस इज मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे नोटिस करो पीरियड्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यू कैन सी कि यहाँ पे डिस्कवर हो चुकी है हीलियम भी, नियॉन भी डिस्कवर हो गई है इनके टाइम में, आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन सभी कुछ डिस्कवर्ड है ऑलमोस्ट। और यहाँ पे ज़रा एलुमिनियम के नीचे देखते हैं क्या चीज़ है। एलुमिनियम कहाँ है हमारा, आई चेक एंड टेल यू। अच्छा, इधर गैलियम रख दिया गया, शायद उसका नाम भी रख दिया था तब पर डिस्कवर नहीं हुआ था। तो एलुमिनियम के नीचे यहाँ पे गैलियम दिख रहा है, सिलिकॉन के नीचे यहाँ पे जर्मेनियम दिख रहा है। यहाँ पे तुम देखो टेलुरियम और आयोडीन देखो कहीं पर, ये टेलुरियम आयोडीन, टेलुरियम का मास ज़्यादा है, आयोडीन का कम है, फिर भी ये 6th में ये 7th में, 6th A 7th A है ना, और ये 8th ग्रुप है। You can see in Mendeleev's periodic table 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 12 सीरीज 8 ग्रुप्स। यहाँ पे देखो सेलाइन ऑक्साइड्स और गैशियस हाइड्रोजन कंपाउंड्स, इन सब के भी कंपाउंड्स थे।
तो RO2, R2O5, RH3, R2O7, RH4, RH3, RH2, RH, लिटरली हर ग्रुप में उसके गैसेस ऑक्साइड, जैसे इस ग्रुप में देखो R, इस ग्रुप में R2O, फिर इस ग्रुप में RO, बेरिलियम वाले मैग्नीशियम वाले में RO, है ना। उसके बाद दिस इज़ व्हाट R2O3, दिस इज़ RO2, मतलब ये हर ग्रुप में उसके ऑक्साइड्स के भी लिख रखे थे। और हाइड्राइड्स केवल इनने 4th, 5th, 6th, 7th ग्रुप में, मतलब कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन्हीं 4 में हाइड्राइड्स लिखे थे, मेटल हाइड्राइड्स नहीं लिखे इन्होंने। देखो कोबाल्ट निकल में भी अनोमली है, कोबाल्ट का मास और निकल का मास सेम है, पर निकल को कोबाल्ट के बाद रखा है ना। यहाँ पे एक और वियर्ड चीज़ मैंने देखी, मैंगनीज यहाँ कैसे आ गया 7th ग्रुप में, थोड़ा सा वियर्ड लगा, है ना। इसका कुछ और मतलब भी हो सकता है, 4th पीरियड में 7th ग्रुप में मैंगनीज हाँ 7th ग्रुप में है, पर ये इट लुक्स वियर्ड। बट एनीवे कोबाल्ट निकल की एक एनोमली थी, दूसरी एनोमली टेलोरियम आयोडीन की थी। तीसरी बात जो थी कि इनके पीरियोडिक टेबल में कहीं पे भी हाइड्रोजन की कोई पोजीशन नहीं थी, कोई प्रॉपर पोजीशन नहीं बता पाए थे, भले ही हाइड्रोजन को यहाँ रख दिया तो आज भी प्रॉब्लम है, ठीक है, वोंट ब्लेम मेंडलीव। बट आइसोटोप्स जैसे ही डिस्कवर हुए इनकी पीरियोडिक टेबल का तो कचरा हो गया। वैसे ना लोग आर्गन और पोटेशियम को भी कहते हैं, बट यहाँ पे तो आर्गन का मास ही अलग है, 38 ले रखा है, एक्चुअल में 39.9 कुछ लेते हैं, 39.9 लेते हैं आज की डेट में आर्गन का मास, पर यहाँ पे 38 ले रखा है। तो यहाँ पे तो आर्गन के मास में एनोमली ले ली, तो यहाँ पे ऐसी एनोमलीज भी थी। इन्होंने कोई अटेम्प्ट नहीं किया कि मेटल को नॉन मेटल को अलग प्लेस करें, जैसे यहाँ पे मैंगनीज और ब्रोमीन को सेम उसमें प्लेस कर दिया, तो कोई अटेम्प्ट नहीं थी, कोई मेहनत नहीं थी इस चीज़ में। लैंथेनाइड्स, एक्टिनॉइड्स तो मतलब कहीं पे भी प्लेस कर दिए, जैसे यहाँ पे देखो लैंथेनम यहाँ पे आ गया, ये टर्बियम इधर आ गया, थैलियम इधर आ गया, मतलब इन सब चीज़ों में डेप्थ में देखो तो ये बहुत ही ख़राब पीरियोडिक टेबल थी। और देखो कॉपर यहाँ पे है, ठीक है, गोल्ड किधर है, कॉपर इधर प्लेस किया है, गोल्ड को इधर प्लेस किया है, सिल्वर को इधर प्लेस किया है, दैट्स ओके, पर मर्क्यूरी इनके आसपास होना चाहिए। और यहाँ पे देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जैसे हाईली रिएक्टिव को गोल्ड जैसे हाईली अनरिएक्टिव एलिमेंट के ग्रुप में प्लेस किया गया है, which is also extremely weird. And number of elements in the period, the presence of only 2 elements in the first period, 8 in the second. फर्स्ट पीरियड में केवल 2 हैं, है ना, सेकंड पीरियड में केवल 8 हैं। दिस कैन नॉट बी एक्सप्लेन। हमारा जो है, जब हम अपनी मेंडलीव की नहीं, हम मोज़ली की पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो यू नो कि फर्स्ट पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं, नहीं फर्स्ट पीरियड में 2, 8, 8, 18, 18, 32, ये हम एक्सप्लेन कर सकते हैं मोज़ली से, पर मेंडलीव से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बट एनीवे मेजर ड्रॉबैक्स मैंने तुम बता दिए हैं, वही याद रखो, काफ़ी है। ये आई परफेक्ट मोज़ली की पीरियोडिक टेबल विच वॉज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हमने बनाई है। इसमें तुम देख सकते हो हमने पुराने ग्रुप्स को भी लिखा है, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, ठीक है। ये जो है फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये तो नॉर्मल है। 0 ग्रुप, 18 ग्रुप सेम है, इसमें 0 बोलते हैं। यहाँ पे ये 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, ये तीनों है 8B, और उसके बाद 1B, 2B। अब जब नॉमेनक्लेचर करते हैं कुछ रूल्स आते हैं, जैसे 0 को निल लिखते हैं, एब्रिविएशन में स्मॉल n लिखते हैं, 1 को ऊन लिखते हैं, 0 यू लगाते हैं, स्मॉल यू, 2 को बाय, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल में लिख देते हैं, 5 को पेंट, 6 को हेग्स, 7 को सेप्ट, नॉट हेप्ट, बिकॉज यहाँ पे हेग्स का एच लग चुका है, तो सेप्ट का एच लगता है, 8 को ऑक्ट, 9 को एन, ठीक है, एन का ई लिखते हैं, एन नहीं लिखते बिकॉज एन जो है नील में जा चुका है। अब यहाँ देखो 101 से 118 तक के एलिमेंट्स के नाम देखो। 101 का ये IUPAC के टेम्प्रेरी नेम्स होते हैं जो एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा को दिए जाते हैं, और जब IUPAC के ऑफिशियल नेम जब डिस्कवर हो जाते हैं तो IUPAC नाम रख देता है। तो उन नील उनियम 101 इज उन नील उनियम, सो UNU, UWU जैसे UNU, ठीक है। तो मेंडेलिवियम फर्स्ट एलिमेंट है, मेंडेलिवियम। सेकंड जो है उन नील बायम है, UNB। नोबेलियम, NO इसका सिंबल है, मेंडेलिवियम का MD है, ठीक है। नोबेल लॉरिएट ऐसे मैं याद रखती हूँ। तो नेक्स्ट है लोरेंसियम, उन नील ट्रायम, UNT लोरेंसियम, LR इसका सिंबल है, LR इंटरनेशनल स्कूल से। फिर आता है उन नील
क्वाडियम UNQ, इसमें रदरफोर्डियम, तो मेंडेलेवियम, नोबेलियम, लॉरेंसियम, रदरफोर्डियम। ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा देर नहीं थी जब रदरफोर्ड का नाम आता, तो रदरफोर्ड का नाम भी आ गया। उननिल पेंटियम 105 एक्चुअली डूबनियम है। पता है इसमें आधे से ज़्यादा एलिमेंट्स, मतलब आधे से ज़्यादा नहीं बट बहुत सारे, लाइक 3-4 एलिमेंट्स जो अभी तुम देखोगे आगे, ऑल ऑफ देम वर डिस्कवर्ड इन डूबना। डूबना एक जगह है जर्मनी में जहाँ पे इतने एलिमेंट्स डिस्कवर हुए ना, आई कांट टेल यू, तो उसके ऊपर उन्होंने नाम रखा डूबनियम। तो ये सिबॉर्ज वर्सेस डूबना का जो था लड़ाई चल रही थी, सिबॉर्ज अमेरिका में थे और डूबनियम के लोग जो थे उनको रिप्रेजेंटेशन चाहिए था, उनकी कम्युनिटी का कभी भी कोई भी एलिमेंट उनकी कम्युनिटी के बाद नहीं नेम हुआ था। और सिबॉर्जियम की यूनिवर्सिटी से तो ऑलरेडी 2-3 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे, टेनेसीन वगैरह, तो सिबॉर्जियम ने उनको दे दिया कि आप ठीक है अपना नाम रख लीजिए, तो डूबनियम नाम रखा। बट इमीडिएटली नेक्स्ट एलिमेंट उन्निल हेक्सियम में सिबॉर्जियम का नाम आ गया। तो इसके बाद जो था अगेन डूबना ने डिस्कवर किया एलिमेंट, तो उन्होंने कहा कि हमें नील्स बोर को सम्मानित करना है, उनको रिस्पेक्ट करना है, तो उनका नाम बोरियम रख दिया। फिर हैसियम, ये भी एक जर्मन सिटी के बाद ही नेम हुआ है, उन्निल ऑक्टियम 108 में हैसियम आता है, जो कि अगेन एक जर्मन सिटी के बाद ही नेम हुआ है, ठीक है। HS इसका सिंबल है। सिबॉर्जियम इज SG, डूबनियम इज DB, बोरियम इज BH, ठीक है। हैसियम इज HS। फिर उसके बाद 109 इज नेम्ड आफ्टर उन्निल एनियम इज नेम्ड आफ्टर मीटनेरियम। एक्चुअल में मीटनेरियम जो थी वो एक मीटनर साइंटिस्ट के आफ्टर नेम किया गया, जो कि एक फीमेल साइंटिस्ट थी एंड शी इज सच अ स्ट्रॉन्ग फिगर। इफ़ यू एवर हैपन टू वॉच हर ऑटोबायोग्राफी और एनीथिंग अबाउट हर, यू विल नो हाउ मच ऑफ अ स्ट्रॉन्ग वुमन शी वॉज। एंड इतना लड़ी थी वो अपनी मतलब केमिस्ट्री के फील्ड में ही, एंड दैट्स व्हाई टुडे शी हैज़ एन एलिमेंट नेम्ड आफ्टर हर, विच इज़ आई थिंक ग्रेटर दैन रिसीविंग अ नोबेल प्राइज, बिकॉज जनरेशंस लेटर किसी को नहीं याद रहता कि किसको किस में नोबेल प्राइज़ मिला था, बट सबको याद रहता है कि किसने क्या एलिमेंट तो सभी पढ़ते हैं ना। फिर उननिलियम 110 उननिलियम UUN, इसमें आता है डाम स्टेडियम। एक्चुअल में पता है क्यों 110 का नाम डाम स्टेडियम रखा है? बिकॉज जर्मनी में पुलिस हेल्पलाइन का नंबर 110 है, तो पुलिस को सम्मानित करने के लिए उन्होंने डाम स्टेडियम रख दिया। डाम स्टेडियम जो है पुलिस थी बोलते हैं जर्मन या किसी लैंग्वेज, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ, तो उसी को सम्मानित करने के लिए 110 का नाम डाम स्टेडियम रखा। ये मुझे हमेशा याद रहता है बिकॉज मुझे स्टोरी याद है कि वहाँ पे एक्चुअली पुलिस को सम्मानित करने के लिए ये नाम रखा गया। फिर 111 जो है रोइंगटनियम आता है, UUU उनियम है ना, रोइंगटनियम RG। फिर रोइंगटनियम के बाद आता है कॉपरनिसियम, बायम UUB इस कॉपरनिसियम। फिर 113 में आता है निहोनियम। एक्चुअली में जापान का जो ओरिजिनल नेम है वो नीहो है, और जापान में जब एक एलिमेंट डिस्कवर हुआ था पहली बार, एशिया में इतने डिस्कवर नहीं होते थे, और फर्स्ट टाइम जब एशिया में एलिमेंट डिस्कवर हुआ वो जापान में था, तो उसका नाम निहोनियम रख दिया, NH निहोनियम। फिर उन्होंने क्वाडियम आया 114, ये फ्लेरोवियम रख दिया। फ्लेरोवियम एक्चुअल में एक बहुत फेमस साइंटिस्ट, बहुत फेमस नहीं, अंडररेटेड साइंटिस्ट की डेस्क उनके मतलब उनने ऑर्जिनेसॉन जो है ना, उन्होंने डिस्कवर किया था और उन्होंने फ्लेरोवियम रखा, बिकॉज जो फ्लेरोवियम थे वो हमेशा से चाहते थे कि वो एलिमेंट डिस्कवर करिए, पर वो बिना डिस्कवर करे मर गए। उनका ऑफिस भी आज इतना वेल प्रिजर्व्ड है आज की डेट में, अगर तुम देखोगे रशिया में उनका ऑफिस है, इट इज़ स्टिल प्रिजर्व टू द डे ऑफ हिज डेथ। और वो उस दिन मतलब डेथ वाले दिन भी वो काम पे आए थे एंड ही वाज वर्किंग इन एवरीथिंग। सो फ्लेरोवियम जो है उन साइंटिस्ट के आफ्टर नेम किया गया है जो कि अपनी ज़िंदगी उन्होंने केमिस्ट्री में लगा दी। उनका एक ही लाइफ का गोल था कि उनको एक एलिमेंट मिले, और उनके जब दोस्त ने डिस्कवर किया उनकी डेथ के बाद, तो उन्हें मतलब सम्मानित करने के लिए फ्लेरोवियम नाम रखा। तो एलिमेंट्स हैव अ ब्यूटीफुल स्टोरी बिहाइंड देयर नेम। फिर मॉस्कोवियम, अगेन जब रशिया में एक और एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो इट वाज नेम्ड मॉस्कोवियम। द रीज़न आई सेड एशिया में केवल निहोनियम डिस्कवर हुआ था 113 जापानीज एलिमेंट इज बिकॉज मॉस्को इज अ पार्ट ऑफ यूरोप। इफ़ यू नो दैट रशिया इज एक्चुअली कवरिंग 2 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, तो यूरोप में आता है मॉस्को, राइट। देन वी हैव 116 उनुन हेक्सियम UUH लिवमोरियम डिस्कवर हुआ। फिर 117 में टेनेसीन आया, और 118 में फाइनली फ्लेरोवियम के डिस्कवरर ऑर्जिनेसॉन ने अपने नाम पे एलिमेंट डिस्कवर किया। इनफैक्ट ही इज़ वन ऑफ द ओनली पर्सन्स टू स्टिल बी लिविंग एंड हैविंग एन एलिमेंट नेम्ड आफ्टर हिम, व्हिच इज सो प्रेस्टिजियस। सो यू सॉ, तो एक बार मैं बोलती हूँ, मेंडेलेवियम, नोबेलियम, लॉरेंसियम, रदरफोर्डियम, डूबनियम, सिबॉर्जियम, बोरियम, हैसियम, मीटनेरियम, डामस्टेडियम, रोइंगटनियम, कॉपरनिसियम,
निहोनियम, फ्लेरोवियम, मॉस्कोवियम इज़ 115 आई नो बिकॉज कुछ तो 15 का था मॉस्को में, और फिर लिवर्मोरियम, टेनेसिन और जेनेसॉन. I remember everything. Okay, so there are some rules that we have to remember. First is that the shell is actually the main energy level जो n होता है, and orbitals is like s, p, d, f, etc. They are subshells. Now distribution of electron in orbitals, element's position is determined by the quantum number of the last filled orbital. The last orbital that has been filled, that thing's quantum number decides the element's position. Number of elements is 2 into number of orbitals. Now let's look at electronic configuration in periods. First जो shell है वो K है, ठीक है. इसमें number of orbitals 1 is एक ही है, और number of elements 1 into 2 2 है. बिकॉज हर इलेक्ट्रॉन के लिए एक एलिमेंट आता है, हर बारी जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फिल होता है तो एक मतलब एलिमेंट बढ़ जाता है, तो हाइड्रोजन, हीलियम. सेकेंड शेल देखो L, उसमें 2s और 2p आते हैं, तो टोटली 4 ऑर्बिटल्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 हैं, ठीक है. फिर थर्ड शेल देखो, उसमें 3s 3p आते हैं, है ना. 3d भी आता है भैया. व्हाट इज दिस? ना थर्ड शेल की बात कर रहे हैं. थर्ड, हाँ थर्ड में देखो 3s 3p आता है. जो थर्ड पीरियड है उसमें 3d नहीं आता है. फोर्थ पीरियड में 3d आता है. फोर्थ में 4s 4p और 3d आता है, रिमेंबर दैट. तो थर्ड में 8 है अगेन, सोडियम टू आर्गन. फोर्थ में तुम्हें मिलेंगे पोटेशियम टू क्रिप्टॉन 18, ठीक है. और फिफ्थ पीरियड में तुम्हें क्या मिलेंगे? फिफ्थ पीरियड में तुम्हें 5s 5p 4d, अगेन फिफ्थ में भी 4d रहता है. सिक्स्थ में आएगा तुम्हारा 4f, इसलिए यहाँ पे भी तुम्हें 18 ही मिलेंगे. सिक्स्थ में जब f आ जाएगा 32. सेवन्थ में भी तुम्हें 32 नहीं, सेवन्थ इज इनकम्प्लीट बिकॉज 7s 7p 66 5f है, बट अभी तक एलिमेंट सारे डिस्कवर नहीं हुए हैं, तो इसलिए हम इसे इनकम्प्लीट मानते हैं, ठीक है. फिलिंग ऑर्डर होता है, पहले 7s जाता है, फिर 5f, फिर 6d, फिर 7p. ऑब्वियसली एनर्जी लेवल देख सकते हो, 5 + 3 8, 6 + 2 8, तो 6 जो है वो सुपीरियर है. 7 + 1 8, ये उससे भी ज़्यादा सुपीरियर है. 7 + 0 7, तो इसलिए ये इस तरीके से फिल होता है. यहाँ पे देखो, फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन से हीलियम, सेकंड पीरियड में लिथियम से नियॉन, थर्ड पीरियड में सोडियम से आर्गन, फोर्थ पीरियड में पोटेशियम से क्रिप्टॉन. क्रिप्टॉन तुम्हें पता है कैसे याद करते हैं? नाक, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन. फिर क्रिप्टॉन के बाद हियर जो है स्कैंडियम से जिंक में 3d सीरीज जाती हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स. When you have 3d3 4s2, remember the last electron enters 3d3 and the element is in the fifth group, not fifth group. Note fifth group can refer to nitrogen family too. Fifth group, not second. देखो जब हम बात करते हैं 3d3 4s2 की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें जो है तुम्हारा 3d3 कौन सा आता है? 3d3 इज आई थिंक स्कैंडियम टाइम वनेडियम आता है. वनेडियम 3d3 है, तो वनेडियम को हम फिफ्थ ग्रुप कहते हैं, ठीक है. वनेडियम को फिफ्थ ग्रुप कहते हैं, भले ही फिफ्थ ग्रुप नाइट्रोजन को भी कहते हैं, बट नाइट्रोजन इज 15th ग्रुप इन एक्चुअलिटी. तो फिफ्थ ग्रुप में हमारा वनेडियम है और उसमें एंटर करता है हमारा इलेक्ट्रॉन. यहाँ देखो 5s 5p 4d, इसमें 18 एलिमेंट्स हैं, ठीक है. रुबिडियम से लेके जेनॉन तक है. रुबिडियम जो है पोटेशियम के जस्ट नीचे आता है रुबिडियम, ठीक है. और यहाँ पे अगर तुम डी ब्लॉक में देखो तो यूटेरियम से लेके कैडमियम तक है ट्रांजिशन एलिमेंट्स. तो अभी तक केवल 3d हैं. नेक्स्ट में तुम्हारे 4f भी आएंगे, वो मैं तुम्हें दिखाऊँ, ठीक है. आगे देखते हैं. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन ग्रुप्स. ना हाउ टू फाइंड सिमिलर एलिमेंट. सेम ग्रुप मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी आउटर ऑर्बिटल. अब कैसे निकालें सिमिलर एलिमेंट्स? देखो जैसे एलिमेंट्स, तो एलिमेंट सिमिलर टू 13 अगर निकालना, तो हीलियम 2 है, नियॉन 10 है, ठीक है. तो लास्ट एलिमेंट ऑफ दिस पीरियड इन विच नियॉन लाइज, उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 10 है, ठीक है. ये बात क्लियर है. तो 13 कौन से पीरियड में? 13 ऑब्वियसली नियॉन के बाद वाले पीरियड में, आर्गन वाले पीरियड में. तो ऐड 18 + 13 31, तो 31 एंड 13 भी सिमिलर. तो पता है कि फर्स्ट पीरियड में 2 8 8 18 18 32. तो अगर तुम्हें हीलियम से नियॉन में जाना है 2 8, तो तुम्हें 2 में हीलियम से नियॉन में जाने में 8 ऐड करने पड़ेंगे, बिकॉज नियॉन वाले ग्रुप में 8 एलिमेंट्स हैं. नियॉन से आर्गन में जाना है तो क्या ऐड करना पड़ेगा? 2 8 8, तो 8 ऐड करना पड़ेगा बिकॉज इसमें 8 एलिमेंट्स हैं. फिर अगर आर्गन से क्रिप्टॉन में जाना है तो आर्गन वाले ग्रुप में कितने एलिमेंट्स हैं? 8 एलिमेंट है. क्रिप्टॉन वाले ग्रुप में 18 हैं, तो तुम 18 ऐड करोगे. तो यू शुड जस्ट रिमेंबर द एटॉमिक नंबर्स, यू विल ईजिली गेट इट. तो जैसे यहाँ पे एलिमेंट सिमिलर टू 13 इस ग्रुप में था, 18 में, तो उसके अगले वाले ग्रुप में 18 एलिमेंट्स है, तो 18 यू हैव टू ऐड. तो 31 और 13 सिमिलर है. तो एक्सेप्शंस इन
ये बहुत यूज़फुल ट्रिक है बिकॉज इससे काफ़ी बारी हम बहुत जब आगे जैसे 116 एलिमेंट का ग्रुप या कुछ पूछ लिया तो मुझे पता है 6th ग्रुप में बिकॉज आई हैव रेड, बट अगर पूछ लिया तो यू कैन कीप सब्ट्रैक्टिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स और फाइनली तुम एक ऐसे नंबर पे पहुंच जाओगे जो तुम्हें पता होगा. तो देन दैट यू कैन ईजिली लाइक यूज टू टेल विच ग्रुप इट इज़ इन, विच पीरियड इट इज़ इन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है. सो 2 एक्सेप्शंस हैं पीरियोडिक टेबल में. पहली बात, हीलियम जो है वो एस ब्लॉक में बिलोंग करती है बट उसे पी ब्लॉक में प्लेस कर दिया है. ठीक है, क्योंकि दिस इज़ जस्टिफाइड बिकॉज नोबल गैस है तो ये थोड़ा बहुत जस्टिफाइड भी है. अब हाइड्रोजन जो है एल्कलाइन हाइड्रो और हैलोजन दोनों को रिजेंबल करता है तो उसे हमने टॉप में सेपरेटली प्लेस कर दिया हाइड्रोजन को. अब देखो यहाँ पे ब्लॉक्स की बात करते हैं. एस ब्लॉक ग्रुप 1 एल्कलाइन मेटल्स, ग्रुप 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, NS1 NS2. रिएक्टिविटी जो है डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है. डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होता है बिकॉज इलेक्ट्रॉन ईजिली जो है रिलीज हो जाता है तो वो हर चीज़ के साथ रिएक्ट कर लेता है ना. और इनकी प्योर फॉर्म्स कभी भी नहीं मिलती बिकॉज दीज आर हाईली रिएक्टिव, दे ऑलवेज रिएक्ट विद समथिंग और दी अदर. फिर पी ब्लॉक में ग्रुप 13 NS2 NP1, ग्रुप 14 NS2 NP2, ग्रुप 15 NS2 NP3, ग्रुप 16 NS2 NP4. इसको कहते हैं शैल्कोजेंस. ग्रुप 17 NS2 NP5, इसको कहते हैं हैलोजन. ग्रुप 18 NS2 NP6, इनको कहते हैं नोबल गैसेस. तो इनकी केमिकल रिएक्टिविटी बहुत कम होती है. हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन इनके लिए बहुत ईजी होता है. इनफैक्ट इट इज़ अ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं. ये सबके लिए नहीं, केवल 16 17 की बात कर रहे हैं हाईली नेगेटिव बिकॉज नाइट्रोजन में भी कैटीन लूज़ करना इज़ ईजियर. और नहीं नाइट्रोजन में 5 होते हैं, 2 आराम से वो गेन कर सकते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. कार्बन में नहीं बट नाइट्रोजन में भी नहीं. ऑक्सीजन और क्लोरीन मतलब ऑक्सीजन हैलोजन की बात करो तो हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आती है. मेन रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट्स जो होते हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक ही होते हैं. मेन एलिमेंट्स इन्हीं को कहते हैं, तभी तो इनको मेन हम इन्हीं को पढ़ते हैं. लाइक क्लास 10th तक हम केवल इन्हीं को पढ़ते हैं. डी ब्लॉक हम देखते भी नहीं हैं बिकॉज दीज आर द मेन एलिमेंट्स. नोबल गैसेज हैव वेरी लो केमिकल रिएक्टिविटी. अब डी ब्लॉक की बात करते हैं. मेटल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं. क्यों ट्रांजिशन? बिकॉज ये रिएक्टिव एस ब्लॉक से मतलब ट्रांजिशन बिटवीन ग्रुप 1 2 टू ग्रुप 13 14, तो उनके बीच में जो 10 ग्रुप्स आते हैं उनकी रिएक्टिविटी को डिक्रीज़ करते हैं. जैसे 1 2 बहुत रिएक्टिव है और ये बहुत कम रिएक्टिव है, तो ये मतलब इस तरीके से ट्रांजिशन है एक तरीके से. जनरल कॉन्फिगरेशन होती है n-1 d 1 to 10 ns. जैसे 4s आता है उसके बाद 3d आता है, इसलिए n-1 d 1 to 10 ns 0 to 2. क्यों? क्योंकि कुछ में जो है एस इलेक्ट्रॉन केवल 1 होता है या 0 होते हैं. पलेडियम में क्या है? ओके लेट्स प्रोसीड. ग्रुप 3 से 12 तक हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं. ठीक है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है बता दिया था मैंने. इनर डी ऑर्बिटल फिल्ड हैं, फॉर्म कलर्ड आयंस, हैव वेरिएबल वैलेंसी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, पैरामैग्नेटिज्म, कैटलिस्ट. इनकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं. जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी जो हैं D10S2 इनकी कॉन्फ़िगरेशन है. 3D10 4S2, 4D10 5S2, 5D10 6S2 रेस्पेक्टिवली. इसीलिए ये जो है नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ये ट्रांजिशन नहीं है. एफ ब्लॉक की बात करें लैंथेनॉइड्स आते हैं. सीरियम जो है 58 है, लिथियम क्या है 71, एक्टिनॉइड्स थोरियम 90, लॉरेंसियम 103. मोर कॉम्प्लिकेटेड केमिस्ट्री एक्टिनॉइड्स की होती है ड्यू टू मेनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड बिकॉज दे आर मेड इन नैनोग्राम्स एंड नॉट वाइल्डली रिसर्च. ठीक है, और एक और बात है कि बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव होते हैं सारे के सारे. ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स जो होते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं आफ्टर यूरेनियम. तो यूरेनियम के बाद अगर तुम लिस्ट में एलिमेंट्स देखो तो तुम्हें देखो क्या क्या दिखता है. सो हियर्स यूरेनियम 92, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, एमरीसियम, मतलब 92 से लेकर 118 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे जो हैं ट्रांस यूरेनियम कहलाते हैं बिकॉज ये अलग ही होते हैं, अलग हटके ज़्यादा देर तक एग्जिस्ट नहीं करते, रेडियो एक्टिव होते हैं. बाय द वे यूरेनियम, हाँ नेवर माइंड. अब ज़रा मेटल्स की बात करते हैं. 78% ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर मेटल्स. सॉलिड्स होते हैं ज़्यादातर एक्सेप्ट मर्क्यूरी जो कि एक लिक्विड है. हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है बट लो मेल्टिंग पॉइंट गैलियम का हो गया, सीजियम का हो गया. क्यों मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं? गैलियम एक्चुअली रूम टेम्परेचर पे लिक्विड नहीं है. ज़रा सा हॉट वाटर या आपके गर्म हाथों में लो तो वो लिक्विडिफाई हो जाता है. नॉन मेटल्स कैन बी सॉलिड और गैस. दे कैन हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट फॉर बोरॉन एंड कार्बन. Carbon has very high melting point because it makes up all organic compounds and materials. And boron also has very high melting point. Metalloids or semi-metals, they can be silicon, germanium, arsenic, antimony, tellurium. They're also used in semiconductors if you're aware. Properties of both metals and non-metals lie within them.
Now let's talk about periodic trends. तो पहली बात chemical reactivity, it's high for group 1, low for middle and high for group 17. For metals it increases down the group, for non-metals it decreases down the group. Because down the group non-metals का क्या character होता है, accept करना electrons. और अगर down the group जाओगे तो accepting जो power है कम हो जाती है, electron affinity कम हो जाती है ना, तो उनकी जो है reactivity decrease होती है down the group. तो physical properties की बात करते हैं atomic radius की, तो usually 10 to the power -10 मीटर्स के उसमें रहता ही है. नॉन मेटल्स के लिए एटॉमिक रेडियस क्या होता है, कोवैलेंट रेडियस, मतलब बॉन्ड डिस्टेंस अपॉन 2. फॉर 2 एटम्स दैट आर बॉन्ड बाय अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, तो उनका बॉन्ड डिस्टेंस को 2 से डिवाइड कर दो, मतलब दोनों के क्या हैं, देखो दीज आर द 2 एटम्स, दे आर बॉन्डेड लाइक दिस, ये बॉन्ड डिस्टेंस है, इसको डिवाइड करो 2 से, बॉन्ड डिस्टेंस बाय 2, तो यू विल गेट द कोवैलेंट रेडियस. एंड वी हैव टू कंसिडर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड ओनली. Now for metals, atomic radius is metallic radius, so it is also bond, it is basically just metallic radius. Metals don't form bonds like you've never seen Na2 or something. So intermediate distance in metal crystal by 2. ये कोवैलेंट में हम क्या करते हैं, नॉन मेटल जैसे Cl2 का बॉन्ड डिस्टेंस 2 से डिवाइड कर दो, तब तुम्हें मिलेगा एक Cl का, 2 अलग एटम्स का नहीं. और मेटल्स तो कभी फॉर्म ही नहीं करते, Na2 तो जैसा कोई मेटल ही नहीं होता, राइट. Atomic radius decreases across the period because effective nuclear charge increases. Number of orbitals is same but electron और proton increase करते हैं, इसलिए जो atomic radius है वो decrease होता है across the period effective nuclear charge की वजह से. और down the group it increases due to group or family. Number of shells increases. Noble gas radii are not considered as their monoatomic gas क्योंकि उनका radius तो बहुत ही बड़ा होता है. And their van der Waals radius is considered not any bonded radius. Hence for fair comparison, fair to compare noble gas radius to van der Waals radius of other elements. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ionic radius is distance between cation and anion in an ionic crystal. आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं बट रेडियस डिफरेंट होता है बिकॉज उनके न्यूक्लियर चार्जेस डिफरेंट होते हैं. ठीक है, जैसे F माइनस जो है F से बड़ा है और Na प्लस जो है Na से छोटा है. एग्जाम्पल K प्लस इज़ बिगर देन Ca2 प्लस इज़ बिगर देन Mg2 प्लस. सी लाइक दिस, सी K प्लस इज़ बिगर देन Ca2 प्लस विच इज़ बिगर देन Mg2 प्लस. ठीक है, तो K प्लस हमेशा Ca2 प्लस से बड़ा होगा, Ca2 प्लस जो है Mg2 प्लस से बड़ा होगा. Ionization enthalpy is the energy needed to remove electron from an isolated gaseous atom. एक चीज़ होती है कि भले ही कोई मतलब अल्कलाई मेटल ही नहीं हो, पर उसमें से भी अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एनर्जी लगेगी. ठीक है, उसमें से भले ही उसको इलेक्ट्रॉन निकाल के स्टेबिलिटी मिल रही है, पर फिर भी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए ही चाहिए. जैसे तुम्हें अगर गिफ्ट मिल रहा है तो तुम उस गिफ्ट को उठा रहे हो, तो भले ही तुम्हारे को गिफ्ट उठा के बहुत अच्छा फील हो रहा है, फिर भी गिफ्ट उठाने के लिए तुम्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी ना. हमेशा सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज सेकंड में तुम पॉजिटिव एटम से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो. आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव एज एनर्जी इज ऑलवेज नीडेड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन. ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज़ देखो कि अगर तुम्हारे पास ऐसा बहुत स्टेबल एटम है जैसे कि नियॉन जैसा कुछ, तो उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है उसकी सेकंड से भी ग्रेटर होगी बिकॉज फर्स्ट इज वेरी वेरी स्टेबल एंड टू ब्रेक दैट यू विल ऑल्सो नीड मोर एनर्जी. Highest first ionization enthalpy is for noble gases and lowest first ionization it is for alkali metals. Ionization energy हमेशा पॉजिटिव होती है, ये भी एक चीज़ है याद रखना, क्योंकि हमेशा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए. अब यहाँ थोड़ी आगे बात करते हैं. आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड एज atomic radius decreases. Okay, so let's talk about first ionization enthalpy which increases across a period as atomic radius decreases and it decreases down the group. ठीक है, अब एक्सेप्शन देखो, बोरॉन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो बेरिलियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से कम है बिकॉज बोरॉन का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन p इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन s इलेक्ट्रॉन है. तो इवन तो बेरिलियम इज़ बिफोर बोरॉन उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है. ठीक है, फिर बात करते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की. नाइट्रोजन की ज़्यादा है बिकॉज इसमें रिपल्जन कम है, इसमें स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन, इसमें अनस्टेबल कॉन्फिगरेशन एंड रिपल्जन है. एक्चुअली ये जो बेरिलियम और बोरॉन वाला ट्रेंड है ये मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के लिए भी वैलिड है, कि पूरा मतलब सेकंड और 13th ग्रुप के लिए वैलिड है बिकॉज 13th में p इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, सेकंड में तुम्हें s इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है. तो मैग्नीशियम से डिफ़िकल्ट है, एल्युमिनियम से ईजी है, तो ये हर जगह वैलिड है. ठीक है, फिर शील्डिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करते हैं.
देखो अक्रॉस अ पीरियड अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू न्यूक्लियस बिकम्स ग्रेटर देन शील्डिंग इफेक्ट, बिकॉज इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तुम्हारे रास्ते में जो शील्डिंग करेंगे. बट डाउन द ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट इज़ ग्रेटर दैन अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस, इसीलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती है. ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं. ऑब्वियसली डाउन द ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट जो है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है बिकॉज शेल्स भी बढ़ जाते हैं, राइट. अब आयनाइजेशन एंथैल्पी देखते हैं. बेसिकली इट इज़ द एंथैल्पी चेंज अकम्पनिंग द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो एनर्जी रिलीज होती है, तो इनकी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है. एंडोथर्मिक वो होते हैं जब तुम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो और एनर्जी क्या होती है, एनर्जी बेसिकली डालनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन डालने के लिए, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. एक्चुअली नाइट्रोजन तक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज स्लाइटली पॉजिटिव फॉर नाइट्रोजन, बाकी ऑक्सीजन और हैलोजेंस के लिए इट इज़ वेरी नेगेटिव. नोबल गैसेज हैव एक्सट्रीमली हाई पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा डाउन द ग्रुप जो है लेस नेगेटिव होती है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन गेन करना इतना ज़्यादा मतलब डाउन द ग्रुप ईजी नहीं है, क्योंकि उधर अट्रैक्शन बहुत कम है न्यूक्लियस के बीच में और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में. बट अक्रॉस द पीरियड इट इज़ ईजी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन, सो इट्स अ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. देखो कार्बन का मुझे एक्चुअली में पता नहीं है, बट आई हैव रेड समवेयर कि कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो नाइट्रोजन से कम है, बिकॉज नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बहुत लो है. यहाँ एक एक्सेप्शन सा कुछ है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज़ नेगेटिव फॉर फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन ड्यू टू रिपल्शन, बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज़ मोर नेगेटिव फॉर सल्फर एंड क्लोरीन एज दे हैव लेसर रिपल्शन. देखो फ्लोरीन और ऑक्सीजन बहुत छोटे एटम्स हैं और उनके अंदर जो डी सब शेल भी नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा रिपल्शन रहता है, शील्डिंग इफेक्ट नहीं है इलेक्ट्रॉन्स में, तो इसीलिए उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है. पर जो सल्फर और क्लोरीन की है वो ज़्यादा नेगेटिव है. ठीक है, और अगर तुम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑर्डर देखो मोर नेगेटिव टू लेस नेगेटिव, तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव क्लोरीन की है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी क्लोरीन वो बहुत आराम से गेन कर लेता है, फिर फ्लोरीन, फिर उसके बाद सल्फर, फिर उसके बाद ऑक्सीजन. ऑब्वियसली 17 ग्रुप तो 16 ग्रुप से ज़्यादा ही रहेगी उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, तो बताती. तो बेसिकली ट्रूथ ये है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है क्लोरीन की फ्लोरीन से हायर है. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से एसोसिएट कर सकते हैं, इसलिए सल्फर की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑक्सीजन से ज़्यादा है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फ्लोरीन से ज़्यादा है. ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जब हम बात करते हैं तो ये जो है मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है. इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन एटम इन अ कंपाउंड टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. कुछ स्केल्स यूज़ करते हैं जैसे पॉलिंग स्केल सबसे ज़्यादा यूज़, फिर मिलिकन जैव स्केल, अल्फ्रेड रशाउ, ये सब यूज़ करते हैं. पॉलिंग स्केल में फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसकी वैल्यू हमने 4 असाइन की है, तो एक्चुअल में इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा फ्लोरीन है. बट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अलग चीज़ है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यस फ्लोरीन इज़ द हाईएस्ट, बट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और गेन एंथैल्पी में फ्लोरीन इज़ द हाईएस्ट. ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद क्लोरीन और फिर सल्फर. समझे? तो क्लोरीन और नाइट्रोजन की एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है क्लोरीन और नाइट्रोजन की वो सेम है, दोनों इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव है. सेम विद सल्फर, कार्बन एंड सल्फर हैव द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बट हाईएस्ट इज फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन क्लोरीन एंड देन सल्फर. ओके, क्यों? बिकॉज क्लोरीन की ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से तो ज़्यादा ही होगी, तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर. क्लोरीन इज सिमिलर टू नाइट्रोजन एंड सल्फर इज सिमिलर टू कार्बन. आई थिंक दिस कुड ऑल्सो बी a direct result of something. It's okay. Electronegativity जो है it increases across a period and it decreases down the group as atomic radius increases. Non-metallicity, जैसे जैसे non-metallicity increase होती है electronegativity भी बढ़ती है. Okay guys, I think we're about to finish, right? So periodicity of valence oxidation states, जैसे OF2 देखो, OF2 में 1 oxygen shares 2 electrons with fluorine. So oxygen is actually +2 and fluorine is -1. I think fluorine कभी भी -1 के अलावा कुछ भी नहीं हो सकती है. Fluorine cannot show positive oxidation state because it is the most electronegative element, है ना. Anomalous properties of second period. The first element of group 1 lithium, group 2 beryllium, group 13 boron, group 14 carbon, group 15 nitrogen, group 16 oxygen, group 17 fluorine differs from the other members. ठीक है, एग्जाम्पल लिथियम बेरिलियम जो है कोवैलेंट कंपाउंड्स फॉर्म करता है while rest of them form ionic compounds. डायगोनल रिलेशनशिप पता होगी लिथियम बेरिलियम का बिहेवियर सेकंड एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग ग्रुप से ज़्यादा सिमिलर है, मैग्नीशियम और एलेनियम. ये केवल लिथियम और बेरिलियम के लिए डायगोनल रिलेशनशिप, बाकी सब के लिए केवल फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट है, बट यहाँ पे एक डायगोनल रिलेशनशिप भी शो कर रहे हैं. बोरॉन ऑल्सो शोज डायगोनल रिलेशनशिप.
सी अब डायगोनल रिलेशनशिप का ज़रा रीज़न देख लो जल्दी से। पहली बात, क्यों होती है स्मॉल साइज़ लार्ज क्यूबाइम रेशियो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है। लार्ज क्यूबाइम क्यों? क्योंकि मास बहुत कम है, क्यू बिल्कुल ज़्यादा ही है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप हैज़ ओनली 4 वैलेंस ऑर्बिटल, 3s 3p 3d नहीं होता है ना। सेकेंड मेंबर में 3s 3p 3d होता है, इनमें केवल 2s 2p होता है। नेक्स्ट बात देखो, बोरॉन जो है Bf4 माइनस ही बना सकता है, पर एल्यूमिनियम तो AlF6 3 माइनस भी बना सकता है, सही है ना। बोरॉन जो है खाली 4 से पेयर कर सकता है, मैक्सिमम बोरॉन की पेयरिंग है 4, ठीक है। उनमें ऑर्बिटल्स ही 4 है भैया, 3 2p के और 1 2s का। पर अगर एल्यूमिनियम को देखो तो 3p के 3 हो गए, 3s के 2 हो गए, 3d के 5 भी तो है भैया। AlF6 बन रहा है एल्यूमिनियम का, बिकॉज ऑब्वियसली सारे 5 3d के आए नहीं है, तो एल्यूमिनियम भी एक तरीके से AlF6 बना सकता है, बिकॉज ऑर्बिटल्स उसमें हैं, 9 वैलेंस ऑर्बिटल्स हैं, तो ठीक है, मैक्सिमम को वैलेंसी 4 से ज़्यादा है। अब फर्स्ट मेंबर ऑफ p ब्लॉक डिस्प्लेज ग्रेटर एबिलिटी टू फॉर्म p मल्टीपल बॉन्ड्स टू इटसेल्फ, जैसे C डबल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C, N डबल बॉन्ड N, N ट्रिपल बॉन्ड N बना सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मेंबर ऑफ p ब्लॉक के अंदर ये एबिलिटी होती है, खुद के साथ मल्टीपल बॉन्ड्स बना लें, एंड अदर सेकंड पीरियड एलिमेंट्स के साथ भी बना सकते हैं। C डबल बॉन्ड O पता है, C डबल बॉन्ड N पता है, C ट्रिपल बॉन्ड N पता है ना। कंपेयर टू सब्सिक्वेंट मेंबर्स ऑफ द सेम ग्रुप, तो नोट वैलेंस ऑफ 15th ग्रुप इज 3 and 5, 16th ग्रुप को 2 और 6, 17th का 1 और 7, 18th का 0 और 8। All chemical physical properties are manifestation of electronic configuration of elements. Elements of extreme left and extreme right easily combine to form oxides. You know कि बहुत लेफ्ट में जो होते हैं एलिमेंट्स, जैसे सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वगैरह, ये ऑक्सीजन वगैरह के साथ बहुत ईजिली कंबाइन कर देते हैं, ठीक है, हाईली रिएक्टिव होते हैं। ऑक्साइड्स फॉर्म बाय एलिमेंट्स ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट आर द मोस्ट बेसिक, है ना, बिकॉज जो एक्सट्रीम लेफ्ट में होता है वो इलेक्ट्रॉन सबसे ईजिली लूज़ कर देते हैं, तो बहुत बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, राइट। Na2O फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड्स आर फॉर्म बाय द एलिमेंट्स ऑन द एक्सट्रीम राइट, लाइक Cl2O7. नाउ डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज एंड देयरफॉर बेसिक ऑक्साइड बनने का कैरेक्टर ऑल्सो इंक्रीजेज. नाउ Na2 and Cl2O7 are not the most basic or acidic oxide, it is just an example. Now oxides of elements in the center, they're amphoteric, मतलब basis के साथ acid, acid के साथ basis. एग्जाम्पल्स हैं इसके Al2O3, As2O3, या फिर न्यूट्रल भी हो सकते हैं जो एसिड भी नहीं है और बेस भी नहीं है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वाटर. ना अमॉन्ग 3D एलिमेंट्स चेंज इन एटॉमिक रेडियस अक्रॉस अ पीरियड इज़ लेस. जो 3D एलिमेंट्स होते हैं उनका चेंज इन एटॉमिक नंबर अक्रॉस अ पीरियड, एटॉमिक साइज या रेडियस अक्रॉस द पीरियड इज़ वेरी लेस, एंड चेंज इन एटॉमिक रेडाई अमॉन्ग ट्रांजिशन एलिमेंट्स 4f सीरीज इज इवन स्मॉलर एंड देयर आयनाइजेशन एंथैल्पीज आर इंटरमीडिएट, हेंस दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैन ग्रुप 1 और 2 मेटल्स. ग्रुप 1 2 बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और वो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, बिकॉज उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी इतनी भी कम नहीं होती जितनी ग्रुप 1 और 2 की है, ठीक है. अब कुछ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं, लाइक बेरिलियम ऑक्साइड, Ar2O3, and then we have SNO, मतलब tin oxide, right. then we have PbO, lead oxide, Al2O3, Sb2O3. ये सारे जो गंदे नाम है ना, जिनके Sn से tin मुझे याद नहीं रहता है, वो देखो एक है. Pb से lead याद नहीं रहता, वो है. Sb एंटीमोनी याद नहीं रहता, वो भी एक एम्फोटेरिक है. SnO2, PbO2, ये ज़्यादातर इन्हीं के आते हैं, ठीक है. इनके नहीं तो फिर एल्यूमिनियम वाला ग्रुप ले लो, Al2O3, Ga2O3, है ना. फिर और तुम्हें ग्रुप लेना है, बेरिलियम ऑक्साइड एक आ गया और जिंक ऑक्साइड एक और चीज़ आ गई. तो ये मतलब थोड़ा सा मतलब कॉमन सेंस से भी करते हैं लोग, याद रख के. एसिडिक ऑक्साइड देखो तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड एसिडिक है बच्चा, बहुत अच्छा एसिडिक ऑक्साइड है. CO2 देखो, कार्बन के सारे एसिडिक हैं. फिर सेलेनियम कहाँ आता है, सेलेनियम ऑक्सीजन वाले ग्रुप में आता है, वो भी एसिडिक ऑक्साइड है. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जस्ट नेगेटिव होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी का जस्ट नेगेटिव होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज बेसिकली नेगेटिव ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी माइनस ही तो होती है ना. अब pKa इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ. ये एक चीज़ याद रखना है कि जितना हाई pKa उतनी कम एसिडिक स्ट्रेंथ. ना इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर विच इज़ द टेंडेंसी टू लूज ऑक्सीजन कैसे बढ़ती है, CO2 से ज़्यादा SiO2, SiO2 से ज़्यादा SnO2, SnO2 से ज़्यादा PbO2. अब ये ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब टेंडेंसी टू लूज ऑक्सीजन क्यों बढ़ रही है, कार्बन से सिलिकॉन ज़्यादा है, सिलिकॉन से जो है और टिन ज़्यादा है, टिन से लेड ज़्यादा है, तो कार्बन के नीचे आता है सिलिकॉन. सिलिकॉन ईजिली लूज़ कर सकता है ना.
सिलिकॉन के भी नीचे आता है टिन, और टिन के नीचे आता है तुम्हारा लेड। तो ये सब एक ही ग्रुप में एक्चुअली, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड सब एक ग्रुप में। तो डाउन द ग्रुप जो टेंडेंसी टू लूज ऑक्सीजन है वो बढ़ती है ना, क्योंकि बहुत ईजिली वो लूज़ कर सकता है। वी लुक एट ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेट्रा व्हेन ऑक्सीजन इज़ नॉट देयर इन कंपाउंड, ऑब्वियस कांट सी दिस। जब ऑक्सीजन नहीं है कंपाउंड में तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट से पता करते हैं कि कौन सा ईजिली लूज़ कर सकती है ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन लूज़ करना मतलब क्या है, ऑक्सीजन को तुम इलेक्ट्रॉन देते हो इसीलिए वो तुम्हारे पास आती है। तो ऑक्सीजन लूज़ करना मतलब यू आर गेनिंग बैक योर इलेक्ट्रॉन्स, बट दिस इज़ अ डिफरेंट लॉजिक। देखो एसिड बेस्ड स्ट्रेंथ के क्वेश्चन कैसे करते हैं ना, ओवरऑल डू द ऑब्वियस, यूज़ द मोस्ट ऑब्वियस लॉजिक, ये पहली बात है, ठीक है। ज़्यादा सोचा मैंने अभी तो मैं कंफ्यूज हो गई। तो यहाँ पे देखो HI की एसिडिक स्ट्रेंथ HBr से ज़्यादा है, HBr की HCl से ज़्यादा है, HCl की HF से ज़्यादा है। वेट, फ्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, स्ट्रॉन्गर लुइस एसिड, राइट। तो अगर मैंने पहले ऐसे सोचा था कि फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन बहुत ईजिली एक्सेप्ट कर लेता है, तो लुइस एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग है। बच्चा, you do that when there is no, when it is the only resort, when you don't find hydrogen in compound and are asked to find acidic strength. In that case you will see कि अच्छा फ्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अच्छा मतलब लुइस एसिड है तो अच्छा मतलब इसकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगी। यहाँ पे तो क्लियरली हाइड्रोजन है कंपाउंड में, HI सबसे ईजिली हाइड्रोजन रिलीज कर देता है तो HI स्ट्रॉन्गेस्ट है। सो हियर यू डू द मोस्ट ऑब्वियस। सेम वे यहाँ पे देखो H2TE is more than H2SE is more than H2S is more than H2, ये एसिडिक स्ट्रेंथ है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है ईज टू रिलीज हाइड्रोजन बढ़ रही है। अगेन देखो ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है, सल्फर के नीचे सेलिनियम आता है, सेलिनियम के नीचे टेलुरियम आता है, टेलुरियम के नीचे पोलोनियम आता है। तो अगेन साइज बढ़ रहा है तो वैसे वैसे हाइड्रोजन ईजिली रिलीज हो रहा है ना। अब यहाँ देखो NH3 से ज़्यादा PH3, PH3 से ज़्यादा ASH3, NPAS, फॉस्फोरस के नीचे AS आता है आर्सेनिक, उसके नीचे जो है SB आता है, SB इज़ वेट 10 इज SN, SB इज़ आई थिंक एंटीमोनी। अभी मैंने पढ़ा था जस्ट, यू रिमेंबर ना, पर अभी मैं भूल गई। SB एक्चुअल में तुम्हारा ये इट्स एंटीमोनी। तो तुम देख रहे हो कि अगेन डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। कम ऑन डा, इसमें डाउट नहीं आना चाहिए कि NH3 तो बेसिक है ना। यहाँ पे तो तुम खुद की सेंस भी यूज़ करो। कई बार बच्चे क्या बोलते हैं लुइस एसिड सोचते सोचते अपना दिमाग खो बैठते हैं, NH3 को जो है मोस्ट एसिडिक बना देते हैं, जबकि NH3 क्या है, बेसिक है, करेक्ट बेसिक है, वो तो बहुत ही बेसिक में आता है, तो कहाँ से मोस्ट एसिडिक। अब यहाँ देखो SiO2 क्या है, एसिडिक है। सेलेनियम डाइऑक्साइड जो है एसिडिक है। Al2O3 और Sb2O3 जो कि एल्यूमिनियम है, और Sb किस में आता है, Sb नाइट्रोजन फैमिली में आता है, तो ये दोनों क्या है, एम्फोटेरिक है। और Bi2O3 कैसे है, बेसिक। ये मेरे ऐसे याद रखें कि जो Sb, Sn और Pb मुझे जो याद नहीं रहते वो बिल्कुल एम्फोटेरिक है, रंग बदलने वाले लोग हैं। Bi2O3 जो बिस्मुथ ऑक्साइड है, बिस्मुथ कहाँ पे आता है, बिस्मुथ आता है नाइट्रोजन फैमिली में सबसे नीचे, तो ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा बेसिक है। नाउ डू लुइस बेस्ड थिंग, ठीक है, विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर मोस्ट ईजिली, Bi2O3। अब यहाँ पे लुइस एसिड करो, लुइस एसिड कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को सबसे ईजिली एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। और लुइस बेस कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को सबसे इजीली डोनेट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो बिस्मुथ सबसे इजीली डोनेट करेगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक है, तो यहाँ पे तुम वो वाला लॉजिक यूज़ कर लो। नाउ एक और चीज़ बताती हूँ, एटॉमिक वॉल्यूम अक्रॉस अ पीरियड फर्स्ट डिक्रीजेज ड्यू टू डिक्रीज इन रेडियस बट देन इंक्रीजेज अगेन फॉर नोबल गैसेस बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन रेडियस। तो नोबल गैसेस तक वो डिक्रीज होती है, नोबल गैस में इंक्रीज जाती है। नाउ विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हैज वेरी हाई डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन था 1s2 2s2 2p6 3s1 3p1। तो सर एक इलेक्ट्रॉन तो 3p में है और एक जो है 3s1 में है, ठीक है। यहाँ पे दोनों जो हैं 3s के हैं, तो विच हैज़ अ वेरी हाई डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तो 3p से चला गया है ना, फर्स्ट तो सबसे बाहर वाले 3p से चला गया, सेकंड जो है 3s से चला गया। अब सेकंड 3s से जाएगा और थर्ड किस से जाएगा, 2p6 से जाएगा। यहाँ पे सेकंड जो है 3s1 जाएगा और थर्ड जो है अगेन 2p6 से जाएगा। वेट, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन 3s1 चला गया, या एक्चुअली 3s2 थी, तो सेकंड इसका 3s2 जा रहा था, थर्ड जो है 3s1 जा रहा था। इसमें सेकंड जो है 3s1 जा रहा था, थर्ड जो है 2p6 में से जा रहा था। तो दैट्स ऑल, वी आर डन विद द इजीएस्ट चैप्टर।